नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल है, अभिनंदन है आपकी अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, निःशुल्क यूट्यूब चैनल डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसके अंदर आपने पार्ट 40 कर लिए हैं। आपका पार्ट 41 में जो सवाल है, अब इसमें शामिल कहां से कर रहे हैं? मेरी तरफ से सवाल शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि बच्चों ने जो सवाल डाले हैं उन्हीं को कुछ मैं ले रहा हूं आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज में, और कुछ उन्हीं सवालों को यहां डाल रहा हूं। यहां उन सवालों को डालूंगा जो वाकई में ऐसा लगता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको यहां पर डालेंगे, ठीक है। और जो ऐसा लगता है कि परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बच्चे ने चलते चलते यूं ही पूछ लिया है, उनको हम आपके सवाल हमारे जवाब में भी रख लेते हैं। लेकिन यहां डालने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से टच करता है। देखो, बच्चे ने जो सवाल पूछा, इसी बात से अंदाजा हो जाएगा आपका कि उसने ग्रेड 2 या सेकंड ग्रेड का जो 2022 का पेपर लगा है, वहीं से सवाल पूछा है आपका। क्या कहा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट। ट्रेट का मतलब बेटा होता है क्वालिटी, एट्रीब्यूट क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी मेरिट क्या है, उसका गुण क्या है आपका, किसका? रेनेसांस का, आपकी भाषा में रेनेसा, पुनर्जागरण जो काल रहा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण ट्रेट क्या है। तो इसमें आप चेक करेंगे बेटा आपका वन बाय वन। पहला इसमें क्या है? ह्यूमनिज्म है आपका, ठीक, मानवतावाद। दूसरा अगर इसमें आप चेक करते हैं तो वो कौन सा है? हीरोइज्म है, नायकवाद है, उसके साथ में इसे आपका वहां पर जोड़ा जा सकता है। तीसरा एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब आपका साहसिक प्रयास वाला है इसमें। और चौथा है क्लासिकल एंटिक्विटी। क्लासिकल एंटिक्विटी का मतलब है जहां पर प्राचीन स्तर है, प्राचीन स्तर की मान्यात्मक स्थिति में कुछ ना कुछ ऐसा जो चेंजेबल नहीं होता है, अर्थात वहां पर चेंज उसे नहीं किया जा सकता है, वो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इन चारों में से ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सारा का सारा रेनेसांस है उसमें टच करता है, ठीक। लेकिन अगले ने पूछा क्या है, इस सवाल को दोबारा पढ़ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट। ट्रेट का फिर बोल रहा हूं, जो गुण है, विशेषता है किसकी? द रेनेसांस पीरियड, मतलब पुनर्जागरण का जो काल है उसके साथ में उसको वहां पर जोड़कर अगला बताना चाहता है, और आपसे पूछना यह चाह रहा है कि उसके ट्रेट एक से ज्यादा हैं। तो मैं तो लगे हाथ एक काम और भी कर रहा था बेटा आपका बोलते बोलते, तब तक आपका आंसर आपके द्वारा वहां पर दे दिया गया होगा। एक्चुअल में इसमें जो सारे काम होने वो इंटेलेक्चुअलिटी पे होने। इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब आपका बौद्धिक स्तर है, उसके साथ में वहां पर आपके होने हैं। ह्यूमनिज्म है, ह्यूमनिज्म का मतलब है मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए। केवल ये नहीं कि मानवता की परिभाषा आपने दे दी, दैट इज नॉट देयर। उनके कल्याण के लिए, उनके हितार्थ में, उनके परोपकार के लिए जो आपको काम करना होता है वो इसके साथ वहां जुड़ता है। दूसरी बात, जो हीरोइज्म वाला है, हीरोइज्म में प्रोटैगनिस्ट या मुख्य कलाकार, मुख्य अदाकार है, मुख्य आपकी अभिनेत्री है, मुख्य अदाकारा है, उनकी बात को इसके साथ में शय में रखा जा सकता है कि उनको आप वहां पर सुपरमैन बना दें, उनको देवता या देवी का रूप दे दें, उन्हें इनकारनेशन, अवतार के रूप में बता दें। एडवेंचर का मतलब कुछ न्यू करना है, जो रिस्की होता है, जोखिम भरा होता है। और क्लासिकल एंटिक्विटी की अपन बात करते हैं, इसका मतलब जो रोमन लिटरेचर से आपका वहां पर जुड़ा हुआ। तो वन बाय वन इनकी जो आपकी ट्रेट है उनको अपन लिख लेते हैं कि एक एक करके रेनेसांस की ट्रेट है वो कौन सी वहां पर आपका आ सकता है। पहला जो एस्पेक्ट है वो इसमें रहेगा आपका क्लासिकल ग्रीक नेचर। सबसे बड़ी चीज है, जहां पर आप क्लासिक्स की बात करते हैं तो क्लासिकल भी कौन सा आपका? ग्रीक। यूनानी जो आपकी प्राचीनता है उसको इसके साथ में आपका रखा जा सकता है। ये आपका पहला ट्रेट है किसका? रेनेसांस का। दूसरे में अपन ये लेते हैं कि रोमन लिटरेचर है, उसको इसमें रखा गया, जो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, उसको इसके साथ में वहां पर डाला जा सकता है। रोमन लिटरेचर, ये इसमें एडिशन में आपका डाला जा सकता है, ठीक है। तीसरा अगर आप लेते हैं तो इसमें फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र है, उसकी बातें वहां पर आपकी करवाई जाती हैं, ठीक है। चौथे में अपन आते हैं फिलॉसफी के बाद वाले में, तो वो रहता बेटा वहां पर जो क्लासिकल आर्ट है उसको इसमें शामिल आपका किया जा सकता है। पांचवें में अपन आते हैं वहां पर, तो जो आपका इंफेसिस है, जोर डाला गया है। इंफेसिस का मतलब आपका जोर डालना या दबाव डालना, और वो किस पर आपका? ऑन स्टडी, अध्ययन पर, पढ़ाई पर काफी ज्यादा इसमें जोर आपका दिया गया है। नेक्स्ट वाली थिंग आप इसमें उठाएंगे तो स्टडी वाला पार्ट जो आता है, एजुकेशन वाला पार्ट भी इसे कह सकते हैं आप। अगला ये नाम ना दे स्टडी का तो क्या दे सकता है? एजुकेशन। और एजुकेशन वाला पार्ट है वो किस किस में होगा, किस किस में आपका शामिल वहां पर किया जाएगा? जिसमें ग्रामर है, व्याकरण की पढ़ाई है वो शामिल की जा सकती है, रिटोरिक नेचर है
उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। रिटोरिक समझते हैं बच्चा? रिटोरिक का मतलब होता है जहां पर चीजें हैं उनको दोबारा आंसर देने की आवश्यकता नहीं होती, सवाल में ही आपका आंसर वहां पर छिपा हुआ रह सकता है। आप हिस्ट्री, इतिहास की पढ़ाई है उसकी बात वहां पर कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पोइट्री है, पोइट्री का मतलब कविता या फिर काव्य है, उसको भी यहां पर आप बता सकते हैं, उसको इसके साथ में आपका वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, पोइट्री के अलावा पैटर्न आप इसमें लेना चाहें तो वो आपका हो सकता है मोरालिटी का, एथिक्स का हो सकता है, नैतिकता का भाव है वो भी इसमें आपका शामिल किया जा सकता है। आप इसे मोरल कह दें, एथिक्स कह दें, उनकी स्टडी की चीजें इसमें शामिल हो सकती। इतनी थीम नहीं है, इसके अलावा भी आपको थीम वहां पर देखने को मिल सकती है। इसमें सेलिब्रेशन होता है, और किस चीज का सेलिब्रेशन होता है वो पढ़ना आपका। एक तरीके से बड़ा महोत्सव आपको देखने को मिलेगा, सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। मानवीय जो संभावित क्षमताएं हैं, मानवीय संभावित क्षमताएं हैं वो वहां पर सेलिब्रेशन या महोत्सव के तौर पर रखी जाए, अर्थात मनुष्य की जो स्थिति है उसको दरकिनार ना किया जाए, सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसका है उसे सबके सामने वहां पर लाया जाए। और केवल यही नहीं, उससे कुछ ना कुछ नया करवाया जाए। उसकी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का मतलब उसकी सृजनात्मकता है, उसको इसके साथ में आपका रखा जा सकता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। ये जो पार्ट है ये बेस्ट नहीं कहेंगे, ये इसके आपके कुछ कंटेंट है जिनको शामिल किया जा सकता है, कुछ क्रेडेंशियल हैं जिनको इनके साथ में रखा जा सकता है। अगला पार्ट इसमें आएगा कि जो इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन है, साम्राज्यवादिता, उसमें कौन सा शासक कब आया, कैसे उसका पतन हुआ, कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसको इसके साथ में रखा जा सकता है। तो एक पार्ट इसमें यह है इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन, इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक, साम्राज्यवादिता से जुड़ा हुआ आपका निरीक्षण है उसको इसके साथ में आपका रखा जा सकता है, उसको इसके साथ में वहां पर बताया जा सकता है। अगले पैटर्न पे लेते हैं आपका, तो साइंटिफिक मेथड भी आ जाएगा। वैज्ञानिक जो आपकी पद्धतियां हैं, उपागम है, उनको वहां पर शामिल करना, उनके मद्देनजर कुछ ना कुछ विकास करने की बातें वो रखना। तो साइंटिफिक मेथड्स हो सकता है, साइंटिफिक जो आपके अप्रोचेज हैं उनको बेटा इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये मेथड आता है पद्धति विशेष के लिए, विधि विशेष के लिए, और अप्रोच किसके लिए आता है, उपागम के लिए आता है। ये टीचिंग मेथड के सेक्शन में आपको अलग से वहां पर देखना होता है। साथ में इसमें साइंस और एक्सप्लोरेशन, उसका एडवांसमेंट भी होता है आपका। तो सिग्निफिकेंस है, या फिर ये कहें सिग्निफिकेंट स्टेप्स, महत्वपूर्ण जो कदम है आपके वहां पर, किसमें, इन साइंटिफिक इनोवेशंस। साइंटिफिक इनोवेशंस का मतलब है जो वैज्ञानिक आपके नवाचार हैं उसको इनमें वहां पर शामिल किया जा सकता है। साइंस वाली चीजें उनको भी इसके अंदर आपका रखा जा सकता है। इनको दोनों को साथ में देखा जा सकता है। इसको अगर आगे बढ़ाकर आप चेक करते हैं बच्चा, तो इसमें सबसे बड़ी चीज एक देखने को मिलेगी कि चारों के चारों फैक्टर हैं। ह्यूमनिज्म भी है, हीरोइज्म भी है, एडवेंचर भी है, क्लासिकल एंटिक्विटी है। लेकिन अगले ने यहां से पूछा है ना, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी देते हैं अपन। सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है किसके ऊपर, ह्यूमनिज्म पे। दूसरा इन्होंने फोकस किया है क्लासिकल एंटिक्विटी पे। तीसरा इन्होंने फोकस किया है एडवेंचर पे, और चौथा फोकस किस पे किया है, हीरोइज्म पे। ठीक है, तो यहां पर इसमें अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट के वे में ये रहेगा, क्रॉस में किसी को नहीं कर सकता। चारों जो क्वालिटीज हैं वो रेनेसांस की, रेनेसा की, पुनर्जागरण की हैं। लेकिन जो प्रायोरिटी आती है, प्रेफरेंस आती है, प्रेसिडेंसी आती है, उसमें नंबर 1 ह्यूमनिज्म है, नंबर 2 क्लासिकल एंटिक्विटी है, नंबर 3 एडवेंचर है, नंबर 4 आपका हीरोइज्म है। अगले सवाल पे बढ़ो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये एक बच्चा है छोटा भाई शोएब, उसने वहां पर भेजा है क्योंकि इंटरकनेक्शन बढ़ता चला गया कि सर थैंक्स आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। तो बेटा डेफिनेटली देना है, हम दें, क्योंकि आप जो सवाल पूछते हो इसी वजह से कि आपको नहीं आता तो ही पूछ रहे हो। उसने अपना नाम भी इसके अंदर डाल दिया है, तो मैंने अनाउंस कर दिया आपका कि अल्फी एंड शोएब स्वैम ब्लैंक द रिवर इन दैट चाइल्डहुड टू स्टडी। ये दो बच्चे हैं आपका, दो स्टूडेंट्स हैं, वो जब बाल्यकाल में, बचपन में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए जाया करते थे तो नदी पार करके जाया करते थे। तो आपने गौर किया हो, यहां एक पाथ है जो प्रोवाइड किया जाता है। यहां पर नदी आपकी बह रही है, पानी आपका जा रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको जाना है। किसके आधार पर, विड्थ के आधार पर। यहां लेंथ की बात नहीं हो रही है, लंबाई की बात नहीं हो रही, बल्कि
चौड़ाई की बात हो रही है, तो यहां पर इसको क्रॉस करना है। अब क्रॉस व्हीकल से हो सकता है, ह्यूमन बॉडी से हो सकता है, नेकेड आइज से हो सकता है। ये डिस्कशन मैंने अलग अलग क्लासेस में करवा रखा है। तो ये जो पार्ट आता है के पार या उस पार, मतलब चौड़ाई के आधार पर रास्ते को पार करना, चाहे वो आपका कंक्रीट का होता है, कच्चा बालू का होता है, सीसी रोड का हो सकता है, आपका पानी का हो सकता है, रेलवे ट्रैक हो सकता है, लेकिन रास्ते को पार करना तो उसके लिए हमारे पास में प्रीपोजिशन बनता है बेटा आपका वहां पर अक्रॉस। और ऐसा ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर है, उसके हाल ही में अभी जो संपादित हुआ है आपका 2025 में पेपर लगा है, उसके जीके के पहले पेपर में अक्रॉस प्रीपोजिशन का ठीक ऐसा ही मिलता जुलता सवाल आया हुआ है आपका। और सिंपल है, अलोंग और अक्रॉस, एक लेंथ का है और दूसरा बेटा किसका है, आपकी विड्थ का है। अगला सवाल लो, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आओ, क्लमजी। इसका जैसे मैंने उच्चारण बोल दिया, आपका बच्चे ने ये पूछा कि सर इस वर्ड का आप हमें क्या बताएं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताएं, या इस वर्ड का हमें क्या दे दें आपका वहां पर उच्चारण बता दें। तो पहला मैंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, कै धन ले धन ए धन मैं धन जय, जय के साथ में क्या जाएगा आपका ई साउंड आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो क्लमजी के अंदर लास्ट में आपको प्रेशराइज नहीं करना है, लास्ट में ज्यादा प्रेशर डाल के उसे बोलना नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आप चेक इतना कर लीजिएगा कि अपने स्ट्रेस मार्क कहां पर आएगा, स्ट्रेस मार्क का भी आपको वहां पर पता होना चाहिए। तो आपके सामने ये वर्ड आया, उसे ऐसा लिखूंगा क्लम, और फिर ऐसा लिखूंगा इसे जी, ऐसा। और यहां इतना गौर करना, शुरू में इसे तोड़ेंगे तो कै है, कै के बाद में ले है, और बेटा यहां पर ये पूरा टूटेगा, पूरा साउंड टूट कर आएगा। फिर यहां पर मैं साउंड है, फिर यहां पर जय साउंड है, फिर यहां पर आपका ई साउंड है छोटे वाला, ठीक है। दीर्घ नहीं बल्कि लघु वाला इसमें आ जाएगा। एक चीज आप चेक और करें, जो जय साउंड आ रहा है ये इसमें नुक्ते वाला है क्या, वाइब्रेशन वाला साउंड इसमें है क्या, तो आपको नजर आएगा बिल्कुल यहां पर ये वाइब्रेशन का जो साउंड है वो आपको देखने को मिलेगा। दो जगह आपका कंफ्यूजन बन सकता है, एक तो किसमें बेटा आपका यहां पर, और दूसरा किसमें यहां पर। ये कैरेट साइन वाला है, स्वा साउंड वाला आपका नहीं है। अलग अलग बनाए इसे, ये कै साउंड आपने कॉन्सोनेंट ले लिया, ये ले साउंड आपने कॉन्सोनेंट ले लिया, ये फुल कैरेट साइन में ए साउंड आपने वाउल साउंड ले लिया, फिर मैं साउंड आपका स्लाइट में कॉन्सोनेंट ले लिया, फिर आपका वहां पर ए साउंड बीच में नहीं रहेगा, सीधा आपके पास में जय साउंड जय 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 ऐसा रहेगा। एपिग्लोटिस में आपका वाइब्रेशन आपको फील होगा। अगर आप यहां पर बोलते ना जय जय, तो यहां टेटवे के जस्ट नीचे अगर अपना हाथ रखकर चेक करते हैं तो वाइब्रेशन आपको फील होने वाला रहेगा। फिर उसके बाद में ई छोटे वाला साउंड आपका आ जाएगा, इसमें ये सेकेंडरी है, इसे हिंदी में कहते हैं आपका वहां पर जो बदसूरत होता है, बेहुदा होता है, बेढंगा होता है, कुरूप होता है, उसे क्लमजी कहा जाता है। प्राइमरी स्ट्रेस की अपन बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आपका पहले सिलेबल पर पहला ए है, जो कै और ले, मतलब एक तरीके से आपके पास में क्लस्टर बन गया, और कॉन्सोनेंट क्लस्टर है वो साथ में रहेगा, वो टूटेगा नहीं। अगले सवाल पे बढ़ें। सर क्वेश्चन है वो इसका, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर क्वेश्चन है वो इसका, जैसे सवाल आप भेजते हो ना वैसे ही हम यहां पर लिख देते हैं आपका, ठीक है, कि डोंट फॉरगेट टू विश हिम ऑन हिज बर्थडे, उसे उसके जन्मदिन पर विश करना मत भूलना, उसे वहां पर जन्मदिन पर बधाई देना मत भूलना। ऐसा पार्ट आपका अगले बच्चे ने पूछा है। अब सवाल इसके अंदर क्या बनेगा, सवाल यह बनेगा कि इसमें नोट दिया हुआ है, तो बच्चा जानना चाह रहा कि सर इसमें दिए हुए नोट का नोट वापिस रखना है या फिर नहीं रखना है। नोट इस सेंटेंस में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप चेक करें तो नीचे बच्चे का लिखा हुआ है सर SEN डॉट लगाया, मतलब सेंटेंस ME मी नहीं बल्कि में, नोट लगेगा क्या, सेंटेंस में नोट आएगा क्या। तो आप अगर चेक करें तो बेटा डाउंट में नोट पहले से दिया हुआ है, तो उस वक्त हम इसका पैसिव बनाएं तो कायदे के मुताबिक नोट आना चाहिए। फिर भी बच्चे का कंफ्यूजन बना है, इट मींस कहीं ना कहीं उसने ऐसा सेंटेंस देखा होगा जहां पर नोट आपका नहीं आ रहा हो, ठीक है। और अगर नोट नहीं आ रहा है तो बच्चे ने जो गलती देखी है उसको अपन यहां पर सुधारते हैं एक बार। इसके लिए एक अपने को हो सकता है कि नई PPT है वो अख्तियार कर लेनी पड़े, वो आपका वहां पर बनाकर आपके सामने में रख दूंगा आपका। जैसे सवाल है डू नोट से स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन में आ गया, ये डाउंट ही किसके बराबर है, डू नॉट के बराबर है। अब इसके साथ में आपने लिया ये वर्ड फॉरगेट नहीं है, अमूमन इंग्लिश का पता यहां से चलता है फॉरगेट है या फगेट है, फगेट रहेगा। आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आप देखते हैं तो ये डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से सेंटेंस में चला जाएगा, इंपेरेटिव में चला जाएगा, मतलब विद्यार्थक में, आज्ञात्मक में, आज्ञा सूचक में, इसमें चला जाएगा। और जब इंपेरेटिव मूड के अंदर
आप सेंटेंस को सोल्व करते हैं दो तरीके से करेंगे, एक तो यूआर से करेंगे और एक आपका लेट से करेंगे। लेट वाले में ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट तो है मेरे पास में, कौन सा, हिम वाला पार्ट है, तो ये लेट से भी बन जाएगा और यूआर से भी आपका वहां पर बन जाएगा। सेंटेंस मेरे पास में ऐसा बनेगा कि यू आर, अब आप डोंट लेते हैं तो सीधा सीधा आप क्या लगा दें बेटा, यहां पर फॉरबिड लगा दें, ठीक है, आपको मना किया जाता है। फॉरबिड ना लें तो यहां पर एक पैटर्न ऐसा ले सकते हैं, कौन सा, फॉरबिडन, ये दोनों ही काम में आ जाएंगे। ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा, पैसिव स्ट्रक्चर। उसके साथ में आप लिख सकते हैं टू, टू के साथ में फुल इंफिनिटिव लेंगे आपका, फिर यहां पर अपने पास में वर्ड है कौन सा, फॉरगेट, ये अभी उच्चारण सिखाया है, और आगे एज इट इज आ जाएगा टू विश हिम ऑन हिज बर्थडे। ये पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें अपन लेना चाहें बेटा, तो दूसरे वाले पार्ट में क्या रहेगा, उसे यहां से स्टार्ट करके लिख देता हूं। आप ऐसा ले सकते हैं, यू आर, सलाह का भाव है तो आप बोलेंगे एडवाइज्ड। अगर सलाह का भाव इसमें डालते हैं तो नोट लगाना पड़ेगा, लेकिन वो टू से पहले आएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, और उसके बाद में यहां पर ले लेंगे आपका फॉरगेट टू विश हिम ऑन हिज बर्थडे। ये जो DAY है ना, वो डे नहीं बल्कि क्या होगा बेटा आपका, डे, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब इसे दो तरीकों से करने के बाद में तीसरा भी आप लेना चाहें तो तीसरा ले सकते हैं, उसमें आस्ट लगा दो। आस्ट सारे भावों को शामिल कर लेगा, यू आर, आस्कड नहीं, आस्ट, और आस्ट में भी डे नहीं, टे, लिखा हुआ इंग्लिश में डी लेटर है लेकिन एक्चुअल में टे साउंड आएगा, आस्ट, आस्क्ड नहीं होगा आपका, यू आर आस्क्ड, नॉट यहीं लगाना है, टू से पहले फुल इंफिनिटिव बना दो, बेयर नहीं बनेगा आपका, और टू के साथ में वही आपका वर्ड है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म, V1 कह सकते हैं, फॉरगेट, और बचा हुआ एज इट इज है, बस बोलना और लिखना अपने को, टू विश हिम ऑन हिज बर्थडे। अब यहां पर तीन तरीके से अपन ने बनाया ना, अभी भी बेटा इसके अंदर एक तरीका आपका और बच रहा है, किसका, लेट वाला, उसे भी वहां पर आपका लिया जा सकता है। लेट से भी मैं इसे दो तरीके से बताऊंगा आपका। लेट में जो पहला तरीका है वो तो सीधा सीधा ऐसा ले लीजिएगा आपका, लेट, ऑब्जेक्ट ले लो कौन सा, हिम, फिर यहां पर नॉट ले आओ, उसके बाद में पार्टिकल बी लगा दो, डू हट जाएगा। फॉरगेट का जो थर्ड फॉर्म है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है, फॉरगॉट भी होता है और फॉरगॉटन। एक चीज ये भी सीखना बेटा, अगर ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स नेचर में आप लेकर चलते हैं तो ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स नेचर में क्या होता है बेटा, आपके पास में फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन है, और मॉडर्न जो सेंस है उसमें फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, दोनों में से एक ही अवेलेबल होना एग्जामिनेशन में, क्योंकि पेपर सेटर कभी नहीं चाहेगा कि उसका क्वेश्चन वहां पर डिलीट हो जाए। तो लेट हिम नॉट बी फॉरगॉट या फिर फॉरगॉटन, और साथ में यहां पर आ जाएगा टू विश ऑन हिज बर्थडे। अब एक चीज ये चेक करना, अपने पास में यहां पर जो हिम आया, क्या ये हिम इसके साथ में ऑब्जेक्ट बना के लिखने पर पूरा सिमेंटिक नेचर देगा क्या, अर्थ वाला देगा क्या, नहीं देगा। सिंटैक्टिकली है, संरचना के आधार पर है, लेकिन नहीं देगा। रीजन सुनना कैसे, आप उसे विश करना मत भूलना उसके जन्मदिन पर, तो आप ये कह रहे लेट हिम नॉट बी फॉरगॉटन, उसे नहीं भूलना है, तो आपको नहीं भूलना, वो भूल जाए, चाहे जिसका जन्मदिन है वो भूल सकता है, आप नहीं भूलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं स्लाइट मिस्टेक कर देगा। ठीक, स्ट्रक्चर में सही आया लेकिन अपना सिमेंटिक मीनिंग में सही नहीं आता है, तो इसका एक तोड़ ये निकालते हैं कि अपन इंट्रोडक्टरी, परिचयात्मक, एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्वकारी, ठीक है, या फिर अपन ये कह दें जो न्यूट्रल, तटस्थ आधार पर अपना थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन इट, उसको क्या बना लें, ऑब्जेक्ट, और उसी से बेटा क्या बन जाएगा आपका वहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा। उसे अपन क्या कर सकते हैं, लेट के साथ रख सकते हैं, और वो यहां ज्यादा अच्छा आंसर बनेगा। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए ये नहीं मिलने वाला, ये नहीं मिलने वाला, ये नहीं मिलने वाला, ये भी नहीं मिलने वाला, ये तो आप जगह जगह गाइड बुक से देखते हैं, ठीक है, तो आपको बताया जाता है। अगर परीक्षक है वो इस चीज को देखना चाहे, पेपर सेटर है वो इस चीज को देखना चाहे, तो उसका आंसर यहां से निकल कर आएगा लेट। उसके बाद में इट का वापिस इट ही बनना है, जैसे यू का यू बनता तो इट का इट बनेगा। फिर आगे ले लेंगे नॉट, निगेशन के लिए आपका एडवर्ब में नॉट, बेटा यहां पर एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, फिर पार्टिकल में बी आ जाएगा, और उसके बाद में आपका वहां पर ये पार्ट कौन सा, फॉरगॉट, या फिर क्या रख सकते हैं बेटा इसमें वहां पर फॉरगॉटन। ठीक,
अब ये आपने सोल्व कर दिया अलग से। अब ये सोल्व करने के बाद में इसको दूसरे क्लोज से जोड़ोगे, दूसरे उपवाक्य से जोड़कर आपको वहां पर बताना है। तो उसे किससे जोड़ेंगे बताओ? आपका दैट से जोड़ दीजिए और इसका सब्जेक्ट बना लीजिए। दैट को सब्जेक्ट चाहिए कौन सा? ही। आपने सुझाव दिया, सलाह दी है ना आपकी, उसके लिए मॉडल कौन सा आ जाएगा? शुड। और पार्टिकल में पैसिव बनाएंगे तो बी लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे तो विश के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? विश, विश्ड, विश्ड, ऐसा बनेगा। दैट ही शुड बी विश्ड ऐसा कहा जा सकता है। और कब? ऑन हिज बर्थडे। ये सबसे बेस्ट आंसर है, ये सबसे अच्छा आंसर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसका एक आंसर और ले सकते हैं। आपने देखा होगा एक सवाल को मैं 5 तरीके से सोल्व करवा चुका हूं, अब ये छठा तरीका इसके अंदर अपन और ले रहे हैं आपका। छठे में क्या होगा? हालांकि पेपर में वहां पर ऑप्शन में ये चीज नहीं दी जाएगी, ये तो संभावित अपन पोटेंशियल निकाल कर चेक कर रहे हैं। इसी को तोड़ते हैं अपन और ऐसा लिखेंगे, लेट इट नॉट बी फॉरगॉट ऑब्लिक फॉरगॉटन, और फिर आगे वाला ऐसा कर देते हैं, कौन सा? टू विश हिम ऑन हिज बर्थडे। ये लो, ठीक है। एक बार गिनना इसमें, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये आपका वहां पर नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, और ये नंबर आपका 6 है। इस तरीके से 6 हो गए, ठीक है। अब यहां पर बच्चे ने क्या पूछा? सर सेंटेंस में नोट लगेगा क्या? देख लो बेटा, ठीक है। जहां नोट छोड़ना है वहां फॉरवर्ड ले लो, बाकी आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर? और आप इसे असर्टिव में बनाओ ना, आप पूरा नोट छोड़ के असर्टिव में बनाओ तो आप ऐसा कह सकते हो, ही शुड बी विश्ड ऑन हिज बर्थडे। ये 7वां तरीका और सीख लो, ठीक है। इंपेरेटिव का पैसिव असर्टिव में भी बनाया जा सकता है, और तब मेरा आंसर ये होगा, ही शुड बी विश्ड ऑन हिज बर्थडे। ये लो, ये भी इसका आंसर है, ठीक। अगले सवाल पे चलो। नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन का मतलब है ज्ञात से अज्ञात। ये मैक्सिम चलती ना आपकी वहां पर। आपने पेडागोजी की बात की है, शिक्षण सिद्धांतों की बात की है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश की बात करते हैं, शिक्षण अंग्रेजी विषय का, आंग्ल भाषा का, आंग्ल विषय का। तो उस वक्त कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि टीचर को पढ़ाने में मदद करते हैं? एसजीपीटी में सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग वाले में, उसमें एक तो ये रहा, और दूसरा आपका है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला, सरल से जटिल। ग्रेड 2 के जो बच्चे आप ये वीडियो देख रहे हैं ना बेटा, आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए तीसरा सेक्शन टीचिंग मेथड्स वाला है। उसके सबसे लास्ट में जो बॉटम में आपका एक टॉपिक लिखा हुआ सिलेबस में, उसमें शामिल किए जाते हैं। वहां से बच्चे ने ये सवाल पूछा है, और उसके अंदर 4 चीजें आपकी शामिल रहती हैं। जैसे बच्चा है, बच्चा अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को लेता है तो LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है, और मिस्टर GA ब्राइट के अकॉर्डिंग LSWR है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और वहां राइटिंग और रीडिंग। वो एक अलग क्रम है, टूटा हुआ क्रम, उसको नहीं लेना। अपने को लेना लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग वाले से पहले रीडिंग, और लास्ट में क्या लेना है? राइटिंग। और GA ब्राइट ने क्या कहा? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग पहले और रीडिंग बाद में, जो हमें चुनना नहीं है। लेकिन बतौर टीचर अपन देखते हैं तो अपना स्किल होता है SGPT। S स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन, J स्टैंड्स फॉर ग्रेडेशन, T स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन, T स्टैंड्स फॉर टेस्टिंग। तो अगला ये कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या है? जो मैटर आपको पढ़ाना है तो आप पहले सेलेक्ट करते हो, चुनते हो कि मुझे पढ़ाना क्या, वो सिलेक्शन में आएगा। उस मैटर को आप सिंप्लीफाई करते हो, सरलीकरण करते हो, सिंप्लीफिकेशन करते हो कि क्या ऐसी गट्स लगाऊं, क्या ऐसे तरीके लगाऊं कि बच्चे को आराम से समझ में आ जाए। नहीं तो जो टीचर पढ़ा रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं बेटा, वो सारा का सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारा का सारा वहां पर आपका बुक्स में अवेलेबल है। फिर आप हमसे क्यों पढ़ते हैं? उस मैटर को हम इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें ताकि आराम से समझ में आए। तो उसका जो सरलीकरण का तरीका है, उसकी प्रोसेस है, उसकी अप्रोच है, उसकी मेथड है, उसकी स्ट्रेटजी है, उसकी टेक्निक है, उसकी डिवाइस है, उसकी ट्रिक है, उसकी गट्स है आपका, वो किस में आती है? ग्रेडेशन में आती है। ग्रेडेशन का मतलब सीधा सीधा स्तरीकरण नहीं लेंगे, बल्कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण लेंगे। अगर परीक्षा में आपसे पूछ भी लिया जाए ना इसका मीनिंग क्या है, तो बेटा ग्रेडेशन का मीनिंग होता है टू सिंप्लीफाई, ठीक है। और ये तो आपका वर्ब में लिख दिया, नाउन में लिखूं तो बेटा इसे मैं बोलूंगा आपका सिंप्लीफिकेशन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। प्रेजेंटेशन, जैसे मैं आपके सामने मैटर को क्या कर रहा हूं? डिलीवर कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं, ये प्रस्तुतिकरण में आ गया। और फिर टेस्टिंग वाला जो पार्ट है, जिसमें लास्ट में आपके क्या लिए जाते हैं? मूल्यांकन के तौर पर टेस्ट या एग्जामिनेशन ली जाती है। ओरल हो सकती है, रिटन हो सकती है, आपका फॉर्मेटिव हो सकता है, समेटिव हो सकता है, योगात्मक हो सकता है, रचनात्मक हो सकता है। तो जो भी आपका मूल्यांकन है, मापन है आपका, ठीक है, आकलन है आपका, ये सारा का सारा इसके
तहत वहां पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो अब आप गौर करो कि आपको मैटर को नॉन से अननोन पे ले जाना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे ले जाना है। ये जो प्रिंसिपल है वो मेनली किसका है? तो एक बार इस चीज पे ये ध्यान देना कि इसका क्रम क्या बन रहा है। मैंने पहले बोला है प्यूपिल के लिए, डिसाइपल के लिए, स्टूडेंट के लिए ऐसा बन रहा है, कौन सा? LS RW। टीचर विशेष के लिए क्या बनेगा? SGPT। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। यहां मैं लिख रहा हूं डिसाइपल वाला, प्यूपिल वाला, और यहां लिख रहा हूं आपका किसके लिए? जो प्रिसेप्टर है या फिर आपका टीचर है। तो इस पर आपको एक बार फोकस वहां करना है। तो अगर आप दोनों में देखते हैं तो हमें ज्ञात से अज्ञात और सरल से जटिल का मतलब मैटर को सरलीकृत ही तो करना है ना, आपका आसान तरीके से पढ़ाना है। तो वहां पर अपना क्या बन जाएगा? ग्रेडेशन। इसमें जो कंफ्यूजन है बेटा, वो कंफ्यूजन केवल दो जगह देखने को मिलता है। एक तो कौन से में? सिलेक्शन वाले में और प्रेजेंटेशन में। तो दोनों का लिहाज इसके साथ में जुड़ता नहीं है। अगले पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका, शी इज गोइंग द फेयर, वह मेले में जा रही है। ठीक है, अब बच्चे ने जो मुझसे सवाल पूछा उसमें सीधा सीधा बच्चे ने एक ही चीज लिख दी कि इन और इनटू। इसी में से सर आपको जवाब देना है, बाकी में से आपको जवाब नहीं देना। मतलब ऑप्शन उसने रखे हैं बच्चे ने, ठीक है, कि मैं इसी में से वहां पर आपसे जवाब सर लेना चाहता हूं। एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए? टू वाला मैटर आना चाहिए, लेकिन टू अपने पास में अवेलेबल है ही नहीं आपका। तो अब इसमें प्रीपोजिशन कौन सा लगना चाहिए? क्या इसमें इसके बगैर भी हो सकता है? फेयर का मतलब तो मेले से लिया जाएगा ना आपका। तो पहले तो इस वर्ड है इसका आप पोस्टमार्टम कर लीजिए। जब ये सवाल निकाल रहे हैं उससे पहले इसका पोस्टमार्टम कीजिएगा। आपके पास में कंफ्यूजेबल डिक्शनरी के वर्ड दो आते हैं। एक होता है FARE, पहले इसको क्लियर करना। इसे अपन कहते हैं किराया। कौन सा किराया? किसी भवन का, किसी इमारत का, किसी कमरे का। किसी भवन का किराया, किसी इमारत का किराया, किसी कमरे का किराया, उसे क्या कहते हैं बताओ? आपका वहां पर रेंट कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? रेंट। लेकिन जो बस का है, ठीक है, या फिर ऑटो का है, या फिर आपके पास में किसी भी कन्वेंस के साधन का है, कुल मिला के ये किसका है आपका? वहां पर एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का है। ये मत समझना भवन इमारत वाला फेयर नहीं है। वो क्या है बताओ? आपका रेंट है। जैसे रूम का रेंट दिया जाता है, बिल्डिंग का रेंट दिया जाता है, इसके नीचे लिखा है ना भवन इमारत, वो इस खातिर नहीं है, वो किसकी खातिर है? रेंट के लिए। ये जो लिख रहा हूं बस का है, ऑटो का है, ट्रेन का है आपका, इस तरीके से इनका क्या लगेगा बताओ? आपका फेयर लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो विद्यालय होते हैं बसेस घर तक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवाते हैं, तो वो अपना जो फी चार्ट देते हैं उसमें लिख कर देते हैं बस फेयर। वो बस रेंट नहीं लिखेंगे। आप कमरे का किराया चुकाते तो रूम फेयर नहीं होता है, बल्कि क्या बनता है? रूम रेंट बनता है। तो ऊपर इसको समेकित आधार पर ऐसा डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन का जो किराया आता है वो इसमें आएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड आपके पास में ये है, कौन से वाला? FAIR। इसको अपन रिच वोकैबुलरी में शामिल करते हैं। एक से ज्यादा वर्ड मीनिंग्स इसके अंदर आ जाएंगे आपके। जैसे कोई मेला आयोजित हो रहा है उसे अपन ये बोलेंगे, या फिर कोई नेचर में काफी अच्छा है उसके लिए इसे आपका काम में ले लेंगे, ठीक। या फिर अपन ये कह दें कि कोई कलर में क्या है आपका, अपन बोलते हैं गोरा, हरियाणवी में कहते हैं कि भूरा, ऐसा कह देते हैं आपका, उसके लिए आ सकता है। जो चीजें बिल्कुल साफ सुथरी हैं आपका, उन्हें भी अपन क्या कहेंगे? फेयर कहेंगे। अगर कहीं पर आपका प्रॉपर मैनर चल रहा है, उचित अंदाज चल रहा है, उसे भी अपन फेयर कहेंगे आपका, ठीक। कोई चीज आपकी न्याय संगत होती है उसे भी क्या कहा जाता है? आपका फेयर कहा जाता है, ठीक है। जो चीजें आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच में अच्छी होती हैं, जिन्हें अपन नाम किसका देते हैं? तर्क संगत का होने का नाम देते हैं, ठीक है, वो भी किस में आ सकता है? फेयर में आ सकता है। तो ये जो फेयर वाला पार्ट है, हाँ जमीनी अगर ज्योग्राफिकल लेवल पे अपन चले जाएं तो जहां पर आपके समतल फ्लैट वाला जो नेचर आता है उसे भी अपन किस में ले सकते हैं? फेयर में। तो ये रिच वोकैबुलरी है। यहीं तक नहीं, इसके अलावा भी बहुत मीनिंग इसके निकलते हैं, लेकिन यहां जो मीनिंग है वो डेफिनेट आर्टिकल द या डिटर्मिनर के तौर पर दिया हुआ जो नाउन वर्ड है अपने पास में, कौन सा? फेयर, ये नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब अगले ने पूछा है कि सर इसमें इन और इनटू, तो इन तो क्या होता है? पहले से अंदर होता है, और इनटू का मतलब क्या होता है बेटा आपका? वहां पर बताओ, देखें, बाहर से अंदर होता है। तो बच्चे ने ये जो चीज पूछी है उसके अकॉर्डिंग अलग आंसर आएगा, लेकिन इसका जो रियल आंसर होता है बेटा, रियल आंसर होता है टू। शी इज गोइंग टू द फेयर, ये रियल आंसर है। इन बच्चा ये कह रहा है कि सर मुझे इन दोनों में से चूज करना है, तो वो जा रही है, तो पहले से अंदर कैसे होगी? जा रही है तो कहां जाएगा बताओ? आपका इनटू वाला पार्ट, इसका मतलब मेले के दायरे विशेष में घुस रही है आपका। हालांकि सेंटेंस अच्छा नहीं बनेगा, शी इज गोइंग इनटू द फेयर। बच्चे ने किस लिहाज से पूछा, मैं भी नहीं समझ सकता इस चीज को। रीजन है कि वो कहीं से कट कॉपी पेस्ट का अगर उठा लेते हैं तो फिर वैसा का वैसा मेरे पास डाल देते हैं। हालांकि टू है वो इसके अंदर शामिल है। इनटू होता बाहर के दायरे से कहां जाना? अंदर तक जाना। जैसे मैं कमरे के बाहर था, स्टूडियो के बाहर था, बाहर से अंदर आ रहा हूं तो इनटू है। अब मैं अंदर पहुंच चुका हूं तो क्या है आपका?
इन है आपका। तो एक पेरीफेरी एक एरिया है, एक आपका कैंपस हो सकता है, एक आपका दायरा हो सकता है, उसके अंदर पहले से होना इन है और गति के साथ वहां पर अंदर पहुंचना इनटू में आता है। और जब आप डिपार्चर की बात बता रहे, प्रस्थान की बात बता रहे, एक जगह से आपका संबंध विच्छेद होता है, दूसरी जगह से आपका संबंध स्थापित किया जाता है और गतिशीलता में डिपार्चर का मीनिंग दिया जाता है, वो केवल आपकी किससे आएगा? टू से। ये सेंटेंस वैसा ही है, मैं विद्यालय जा रहा हूं तो आई एम गोइंग इन द स्कूल नहीं होगा, आई एम गोइंग इनटू द स्कूल नहीं होगा, क्या होगा बेटा? आई एम गोइंग टू द स्कूल होगा। तो यहां इनटू परीक्षा में नहीं मिलेगा, आपने जहां से भी लिया है वहां से उस पुस्तक को आप ठीक कर सकते हैं, इनटू की बजाय क्या ले? आपका टू ले। अगला सवाल लो, ये बच्चे का सवाल है, गुरुदेव प्लीज डिस्कस इन द नेक्स्ट न्यू सीरीज क्लास, कि सर आप अगली कक्षा के अंदर ये जो पैटर्न है कौन सा, ये 4 आपके पास में प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये सारी की सारी गौर करना, प्रेपोजिशन से शुरू और प्रेपोजिशन पे खत्म, ठीक। इन्हें अपन कहते हैं आपका पीपी, ठीक। और पीपी को एक्सपेंड करके बेटा मैं लिखूं तो इसे क्या कहा जाएगा आपका वहां पर? प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाएगा। क्या पढ़ेंगे बेटा इसे आपका वहां पर? प्रेपोजिशनल फ्रेज। संबंध सूचक जो अव्यय है उसका एक वाक्यांश आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको इनमें चारों का पता होना चाहिए कि कौन सा कहां कहां इस्तेमाल होता है। तो पहला पार्ट अपने पास में आ रहा है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद होता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है आपका? के बावजूद। पहले एक बार शाब्दिक अर्थ है ना, उनको आप देख लो, ठीक है, फिर उसके बाद में इनका अंतर अपन वहां पर करेंगे। के बावजूद कह दें, के उपरांत कह दें, ये सिंपल 4 वर्ड्स आपके वहां पर कहूंगा। इनको एक फ्रेज को मैं एक वर्ड में काउंट कर रहा हूं, प्योर वे में कहेंगे तो इसे क्या कह देंगे बताओ? आपका वहां पर आपका फ्रेज कह देंगे, ठीक है। ये कब काम में लिया जाता है? जब आपने कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं की हो, आपकी अपेक्षा नहीं रही, आपकी आशा नहीं रही, फिर भी वो चीज क्या हो गई बेटा? घटित हो गई। आशा नहीं रही और आपकी एक्सपेक्टेशन के परे वो घटित हो गई। अरे यार उसने नहीं पढ़ा, उसका नहीं पढ़ने के बावजूद भी पेपर अच्छा हो गया, ठीक है, उसके नहीं पढ़ने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन हो गया। जैसे आज जीके वाला पेपर लगा, ग्रेड 2 वाला, ठीक है, तो मैं ये कहूं कि अरे उसके तो 80 सवाल सही हो रहे, 70 सवाल सही हो रहे, वो तो पढ़ता ही नहीं था, ठीक। ये चीज किसमें आ गई बेटा? आपका वहां पर इन स्पाइट ऑफ में ली गई। अब इससे मिलता जुलता अपने पास में जो अगला पार्ट है वो आता है इन स्टीड ऑफ। इसे अगर मैं पढ़ूं तो इसे क्या कहा जाएगा? इन स्टीड ऑफ। स्टेड मत पढ़ना, इसे अपन पढ़ेंगे इन स्टीड ऑफ, ठीक। अब उच्चारण के बाद में इसके सीधे मीनिंग पर आ जाओ। मीनिंग में क्या कहा जाता है आपका? कि किसी जगह पर, मतलब एक काम कोई हो रहा है या एक आपकी क्रियात्मक स्थिति आती है, उसकी जगह, ठीक है, उसके स्थान पर, ठीक, के बावजूद अलग है और के स्थान पर अलग है। जैसे मान लीजिए कि मैं आज आपको यहां पर टी शर्ट के अंदर पढ़ा रहा हूं, कल मैं टी शर्ट की जगह क्या लूं? आपका शर्ट, कमीज या बुशर्ट ले लूं, उसमें पढ़ाऊं तो वहां इन स्पाइट ऑफ नहीं होगा, बल्कि क्या आ जाएगा आपका? इन स्टीड ऑफ आ जाएगा, ठीक है। आज मैं आपको वहां पर ये 10-11 सवाल करवा रहा हूं, किसमें? ऑब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यूज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। कल इनकी जगह में रिप्लेस कर दूं, थियरी कर दूं, सैद्धांतिक ले आऊं, तो वो इन स्पाइट ऑफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इन स्टीड ऑफ होगा। दोनों में अंतर समझ गए आपका। फिर अगला जो पार्ट आप सीखेंगे वो है इन द इवेंट ऑफ। इन द इवेंट ऑफ। इवेंट का मतलब होता है जो आपका घटनाक्रम है, उसे अपन बोलते हैं इवेंट ऑफ वाले नेचर में, यानी जो क्रियात्मक स्थिति में चल रहा है पहले से, उसी क्रिया को क्या करना आपका वहां पर आगे बढ़ाना। पहले से एक घटनाक्रम है, वो घटित हो चुका है और उसी क्रम में एक नया घटनाक्रम घटित होता है। जैसे हड़ताल है, हड़ताल चल रही है, हड़ताल चलते चलते वहां पर पुलिस की लाठी चार्ज का आदेश मिलते ही लाठी चार्ज हो गया, तो आप देख रहे एक घटना घटी और उसके बाद में एक और घटना घटी और फिर उसी क्रम में भगदड़ मच जाती है, उसी क्रम में आपका वहां पर कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, उसी क्रम में फिर आपका वहां पर लोग हैं फिर से धरने का इंतजाम करते हैं या फिर धरने पर बैठ जाते हैं अगले दिन आकर या उसी शाम को आकर, ठीक है, या मुर्दाबाद या फिर हाय हाय वाले नारे लगाते हैं। तो ये इस तरीके से एक के बाद एक उसी सीरीज में चल रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं छठा पढ़ाया, उससे पहले पांचवा, उससे पहले चौथा, अब सातवां, सातवें के बाद में आठवां सवाल आएगा, तो ये किसमें जाएगा आपका? इन द इवेंट ऑफ। उस क्रम में, जिस क्रम में चल रहा है उसी क्रम में पैरेलल तौर पर आपको चीजों को आगे बढ़ाना होता है, वो इन द इवेंट ऑफ आता है, एक के बाद एक। जैसे तारीख चलती ना 1 2 3 4 5, ठीक है, सीक्वेंस वाला, वो इसमें आ जाएगा। फिर इन केस ऑफ, सिंपल सा मामला है आपका। यहां केस का मतलब मुकदमा नहीं होगा,
केस का मतलब किससे? आपका उस मामले विशेष से, उस घटनाक्रम विशेष से रहेगा जिसके तहत वो कार्य किया जाता है। स्पेसिफिक नेचर आपका वहां पर चेक करवाया जाता है। तो इन केस ऑफ के मायने होते हैं उस संबंध में, उस मामले में, ठीक है, या फिर उस विषय विशेष में, उस आपके सब्जेक्ट पे, उस थीम पे काम करने वाला, उस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला, वो किसमें जाएगा? इन केस ऑफ में। सिंपल मीनिंग किसी को बताना हो तो आप ऐसा कह सकते हैं, उस मामले में, ठीक है। जैसे अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कौन सा? इंग्लिश वाला, तो इन केस ऑफ इंग्लिश I'll हेल्प यू। अंग्रेजी के मामले में, अंग्रेजी के मसलों में मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मैं कह दूं बट इन केस ऑफ फ्रेंच आई विल नॉट हेल्प यू। लेकिन फ्रेंच का मामला जहां आएगा वहां पर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। तो ये आपस में कंफ्यूजिव नहीं है। चार चीजें हैं, चारों का अलग मीनिंग होता है और चारों का इंप्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन भी बिल्कुल अलग होता है। अगला सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल और आसान सवाल बच्चे ने पूछा आपका, QUIET QUITE। सर इनका फोनेटिक बताओ। तो बेटा इसके साथ में एक वर्ड आपको और सिखा देता हूं, और ये वर्ड है QUIT वाला, और इसको अपन लेते हैं तो इसका जो उच्चारण आता है, इसका उच्चारण ऐसा रहेगा आपका वहां पर, क्विट। अलग अलग तोड़ते हैं तो कै धन वै धन ई धन आपका टे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये बना कै के साथ में वै, फिर ई आ गया, फिर आपका टे आ गया, और ये बेटा जी अपने आप में वर्ब है। और क्विट का जो हिंदी मीनिंग आप लेते हैं, इसे अपन हिंदी में पढ़ेंगे आपका छोड़ना, या फिर इसे क्या कहेंगे बताओ आपका वहां पर, त्यागना, ठीक है। और इसे दूसरे वर्ड्स में आप कहें तो टू अबंडन, टू अबंडन, इस तरीके से आपका बोला जा सकता है, ठीक। अब यहां जो बच्चे ने पूछा है वो दिक्कत क्या है? ये तो आपने सुना होगा ना कि एससी बोस वाला, आई वांट टू क्विट ICS वाला, कि भाई मैं इंडियन सिविल सर्विसेज हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, उनको छोड़ना चाहता हूं। गेम को आप बीच में छोड़ देते हो, क्विट करते हो आपका, ठीक है। लाइफ में कोई सुसाइड या आत्महत्या कर गया तो भी क्या करता है बताओ आपका, क्विट करता है। मान लीजिए कि आप स्टडी बीच में छोड़ रहे हो तो क्विट कर रहे हो, पेपर आपसे नहीं हो रहा तो आप क्या कर रहे हो, क्विट कर रहे हो। लेकिन यहां गौर करना, ये जो पूछा ना QUIET वाला, तो ये अपने पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहलाता बच्चा आपका वहां पर एडजेक्टिव, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, विशेषण कहते हैं। और इसका उच्चारण सुनना थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा। यहां पर उच्चारण इस तरीके से आएगा, क्वाइट, क्वाइट नहीं, क्वाइट, ऐसा पार्ट रहेगा। अलग अलग करके लिखे तो कै साउंड है, वै साउंड है, फिर बेटा आई साउंड है, फिर आपका यहां पर ए साउंड है, फिर आपका टे साउंड है। और ये एडजेक्टिव है तो पहले सिलेबल पर क्या आ जाएगा? स्ट्रेस मार्क आ जाएगा, प्राइमरी स्ट्रेस आ जाएगा। और दूसरे वाला QUITE, अगर इसको अपन कहते हैं तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसमें चला जाएगा? एडवर्ब में चला जाएगा, क्रिया विशेषण में चला जाएगा। और इसका उच्चारण जो आप बोलते आए लगभग वैसा ही रहेगा, कौन सा? क्वाइट वाला। और ऐसे लिखा जाएगा कै धन वै धन आई। ये जो आपका है ये किसमें है? डिप्थोंग में है या फिर ग्लाइड में आ जाएगा, और इसमें आपका स्ट्रेस पैटर्न वही काम करेगा। तो ये क्वाइट है और दूसरे वाला क्या है? क्वाइट है। अब लोग क्या करते हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं, इन्हें होमोफोन बता देते हैं, होमोनिम बता देते हैं, सेम साउंड वाला बता देते हैं। कंफ्यूजेबल है, लेकिन ये होमोनिम नहीं है आपका। इनकी दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों का साउंड अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड कैटेगरी में मतलब भी अलग है। चले अगले सवाल की तरफ। आपका ये सवाल काफी बहस का मुद्दा रहा बच्चों के लिए। ये किसी एक संस्थान विशेष में क्या दिया, आपका टेस्ट सीरीज में पेपर दिया हुआ था। तो बच्चों ने एक दो जो बच्चा उसने ये कहा कि सर आपसे भूल से कहीं दूसरा तो नहीं लग गया। एक बच्ची गुड़िया उसने कहा कि सर ये चलो हाँ आपने तीसरा गलत बताया, हम मान लेते, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। बेटा ऐसे जिद करके कभी RPSC है ना उसको आप आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। आपकी जिद नहीं चलेगी कि नहीं होगा। उन्होंने आंसर की में दिया है तो कोई सोच के देंगे वो और फिर बनाएंगे। अब ये टेस्ट सीरीज वाले जो लोग आपका पेपर बना के आपको देते हैं उस हिसाब से उनको आधार नहीं मान सकते आप। जैसे सवाल दोबारा पढ़ रहा हूं, देखो 137 वहां है तो वहां किसी नंबर पे अलग मिल जाएगा आपका जो सोल्व करवा रखा है। डेफिनेटली पुरानी वीडियोस है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ओनली रमेश वाज प्रेजेंट देयर, केवल रमेश वहां उपस्थित है। थोड़ा धुंधला जरूर दिखेगा क्योंकि एज इट इज ही डाला है, जो मैंने पढ़ाया उसको मैं लेकर आया हूं। अगर ऐसा मैं कर दूं, इसको चेंज करके टाइप करवा दूं तो मैं तो बात को गोलमाल कर जाऊंगा, वो मेरी आदत नहीं है। तो जो मैंने आपको पढ़ा रखा है उसी पर आज भी कायम हूं और उसे अब आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच में बेटा डिटेल में सिद्ध करते हैं आपका। आप गणित में बोलते हैं ना इति सिद्धम, ठीक है, उस तरीके से टू बी प्रूव्ड यानी सिद्ध किया जाए आपका, वहां पर उसके आधार पर देखते हैं। ओनली रमेश वॉज प्रेजेंट देयर, तो पहली बात तो ये ओनली वाला पार्ट है उसको नेगेटिव में आप ले जाएं, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, तो किस में जाना चाहिए? नन बट में जाना चाहिए, ठीक है। तो आप गौर ये करो कि नन बट वाला मेरे पास कितने में है? 1 2 3 में है, चौथे में है ही नहीं आपका। लेकिन इसके अलावा काटने का तरीका यह है कि इसमें ऑक्सिलियरी से आप काट सकते हैं। यहां पर अगले ने आपको क्या दिया हुआ बताओ, देखिए आपका वोज दिया हुआ है तो रमेश के साथ वोज रहेगा। इट मींस ये दो चीजें आपकी हट जाती हैं। यहां पर वर का इशू आ ही नहीं सकता है, यहां पर हैज का इशू आ ही नहीं सकता है।
है तो ये दो सिरे से खारिज होने वाले हैं। अब जब ये प्रेस्टीज इशू बनी चुका, प्रेस्टीज पॉइंट बनी चुका है, तो अब आप देखो कि इसके अंदर अपने पास में दो में से कैसे काटे। अब कायदा है कि वहां पर रमेश ही उपस्थित था, रमेश के अलावा कोई उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो आप चेक ये करो कि नन बट रमेश वाज प्रेजेंट देयर, ये आंसर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कब होना चाहिए आपका? जब अपने पास में रमेश है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। रीजन क्या है? रमेश यहां पर बेटा किसका काम करेगा? आपका प्रॉपर नाउन का काम करेगा। ठीक है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करेगा। यहां प्रॉपर का मतलब उचित नहीं है, प्रॉपर का मतलब यहां पर पर्सन से लिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर के मीनिंग होते हैं तीन में, पर्सन, प्लेस और ब्रांड का नाम। किसी व्यक्ति, स्थान और ब्रांड का नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन में काउंट होता है आपका व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक का मतलब केवल व्यक्ति नहीं, ठीक है, वहां पर स्थान का नाम भी आ जाता है। किसी ब्रांड विशेष का, ये सैमसंग है, ये आपका वहां पर भाई अपने पास हैवल्स का है, ये अपने पास में वहां पर ओरिएंट का है, ये अपने पास में एलजी का है, ये वीवो का है आपका, ये एप्पल का है। तो ये जो नाम आते हैं ये भी किसमें चले जाएंगे? आपके प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे। तो अगले से भूल क्या हुई? आर को छोटा कर दिया। अब बच्चे कहते हैं टाइपिंग एरर, टाइपिंग मिस्टेक। बेटा अगर टाइपिंग मिस्टेक है उसे मान के मैं इसे सही कर दूं तो आरपीएससी तो फोनेटिक पूछ ही नहीं पाएगी। फोनेटिक और वर्ड स्ट्रेस तो है ही इतना सा, हल्का सा इधर से उधर हुआ, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा। तो आप इसे टाइपिंग एरर कैसे मान सकते हैं? जब आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं और टेस्ट लेने वाला बंदा टाइपिंग एरर करता है तो कोई इश्यू है ही नहीं, कोई मतलब नहीं उस चीज का, फिर टेस्ट लेना ही नहीं चाहिए। और वो भी आप पूरे राजस्थान के लेवल पर ले रहे हो, राजस्थान के लेवल पे लेके, और ऐसी आपकी वहां पर मैं कहूंगा कि पर आपकी फुलिशनेस, महामूर्खता हो गई है। ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए। चेक करो ना, आप एक बार प्रूफ रीडिंग करें, दो बार करें, तीन बार करें। आप थके हुए हैं तो दूसरे साथी को लगाइए। आप, हो सकता है ह्यूमन एरर, मैं ये खुद मानता हूं कि एक वक्त आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे, दूसरी वक्त उतनी रहे, जरूरी नहीं है कि इस वक्त आदमी का क्या मूड काम कर रहा है, कहां दिमाग चल रहा है, वहां है या नहीं। वो कह देगा हाजी क्वेश्चन से ये लगा दो, ठीक है, हो सकता है जल्दबाजी मान से गलत लग जाए। इन प्रूफ रीडिंग क्रॉस चेक करो। अपलोड जहां कर रहे हो, दे रहे हो ना, उस वक्त आपकी त्रुटि होनी नहीं चाहिए। तभी कह रहा हूं कि इन्हीं पेपर्स के नाम पर मेरा नाम खराब किया गया। इनमें मैंने बनाया कुछ नहीं, मैंने लिखा कुछ नहीं, मैंने मटेरियल कुछ दिया नहीं, और फिर भी वहां पर तथाकथित इंस्टीट्यूट के द्वारा यह कहा जाता है कि ये पेपर डॉक्टर गढ़वाल सर के द्वारा वहां पर बनाए हुए हैं। ठीक है, हाउ डे यू टू स्पीक लाइक दिस? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे वहां पर कहने की या फिर बोलने की? जब बंदे ने वो बनाया नहीं तो उसका नाम खराब करने का कोई औचित्य नहीं है। आपको यह हक दिया किसने? और ये एक वक्त आएगा जहां पर इन सारी चीजों को मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आप बच्चों के साथ में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, आप पूछते ना व्हाई डिड यू रिजाइन, ठीक है, तो इसका जवाब देने वाला हूं। और उस वक्त आपकी एग्जामिनेशन हो जाए 12 सितंबर की, उसके बाद में हम रूबरू होंगे, आपके सवाल होंगे, लाइव पर होंगे, कमेंट पढ़ूंगा और एक एक सवाल का जवाब वहां पर देते जाऊंगा। वो पॉजिटिव, नेगेटिव, सेमी पॉजिटिव, सेमी नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, असर्टिव नेचर, डिक्लेरेटिव नेचर, इंटरोगेटिव नेचर, एवरीथिंग वो आपकी क्यूरियोसिटी में मिटाने वाला हूं। तो ये गलती यहां हो जाती है, बड़ी गलती है, ये माइनर एरर नहीं है, बड़ी गलती है। तो यहां पर ये गलत हो गया। अगली चीज, नन बट रमेश वाज एब्सेंट देयर। अब इसको टिक मार्क क्यों लगा रखा है? इसके पीछे सुनो, वहां कोई नहीं, रमेश ही अनुपस्थित था, मतलब प्लेस को चेंज करके लिया गया। तो एक्चुअल आंसर तो ये नहीं है कि प्रेजेंट का उल्टा एंटोनिम का जो थीम लगता है उसमें क्या होना चाहिए? एब्सेंट, लेकिन तब आपने नन लगाकर एब्सेंट बता दिया। ठीक है, तो क्या है? नन बट का मतलब होता है के सिवाय को छोड़कर, रमेश को छोड़कर को, वहां पर गौर करना, नन बट वॉज एब्सेंट देयर, रमेश को छोड़कर वहां पर कोई एब्सेंट नहीं था, मतलब सारे उपस्थित हो गए। तो ये जो नेचर यहां से है और यहां से है, इनमें ये क्या मिल जाता बताओ आपका? सिमेंटिकली। सिमेंटिकली का मतलब होता है अर्थ के आधार पर क्या हो गया? ये डिफरेंस लेकर आ गया बेटा आपका। ठीक है, अर्थ के आधार पर ये बिल्कुल चीजें अलग हो गई। तो हमें जब ट्रांसफॉर्मेशन करना होता तो हम सिंटैक्टिकली, संरचना के साथ साथ में सिमेंटिकली दोनों को देखते हैं। तो अपने पास में सिंटैक्टिकली चेंज आना चाहिए, संरचना के आधार पर चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो गौर करो, संरचनात्मक आधार पर ओनली की जगह नन बट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब चेंज हो रहा है। सिमेंटिकली डिफरेंस है ना, वो नहीं आना चाहिए, सिमेंटिकली सेम रहना चाहिए। तो आप गौर करेंगे यहां पर ये सिंटैक्टिकली ठीक है लेकिन सिमेंटिकली ठीक नहीं है। एक्चुअल में इसका जो आंसर इनको प्रेजेंट करके देना चाहिए वो ऐसा लिखना चाहिए आपका, नन बट रमेश वॉज प्रेजेंट देयर। जो इनका दिमाग जहां काम कर रहा है, जिस भी पेपर सेटर ने पेपर बनाया वहां पर ये जो दिमाग काम कर रहा है ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं दिया ना तो आप कहेंगे सर फिर आपने ये दूसरा क्यों बताया? रीजन सुनो, मैंने ये कहा था उस वीडियो को पीछे जाके सुनना, दोबारा उसे आप जाना, रिप्ले करना और सुनना मेरे शब्द क्या थे। अगर यहां पर ये चारों ऑप्शन है तो चारों के चारों क्या है?
गलत है। ठीक, अगर इनमें से ही तुम्हें चूज करना पड़ा, तुम्हें लगता है कि मुझे चूज करना है, तो फिर ये देखो सिमेंटिकली नहीं मिल रहा है तो सिंटैक्टिकली तो सही लो। ठीक है, मतलब संरचना के आधार पर सही लो, फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर सिमेंटिकली नहीं मिल रहा है तो वो मीनिंग तो हट ही गया, मीनिंग चेंज हो जाएगा। फिर ये जो पैटर्न है वो ट्रांसफॉर्म की बजाय ये केवल किस में आ जाएगा, चेंज में आ जाएगा। और चेंज में आएगा तो वहां वाले पार्ट में अगर आप चेक करते हो तो ये देखो नन बट अपनी जगह सही है, रमेश में आर अपनी जगह बड़ा सही है, वोज अपनी जगह सही है, एब्सेंट अपनी जगह सही है, देर अपनी जगह सही है, तो ये लिया। तो ये केवल बेटा है कैसे आपका, सिमेंटिकली है सिर्फ, ठीक है, या फिर सिंटैक्टिकली, ये सिर्फ बेटा वहां पर क्या है आपका, सिंटैक्टिकली है। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं कि इसे आप सिमेंटिकली बोल दें, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, संरचना के आधार पर ये है तो ये 100 है या फिर आपका 50 वाला है, 50 वाला है। लेकिन अगर इनकी जगह मुझे आंसर लेना पड़े तो एक्यूरेसी में आंसर में ये लेता हूं, जो मेरे पास चारों में अवेलेबल है ही नहीं। अब इसमें तो सरासर ये क्या है, सिमेंटिकली के अलावा सिंटैक्टिकली गलत है। सिमेंटिक बेसिस तो मैं तब लूंगा ना जब मेरा सिंटैक्टिक नेचर सही आएगा। सिंटैक्टिक पहला कदम है, पहले मैं स्ट्रक्चर चेक करूंगा, स्ट्रक्चर पूरी सही होनी चाहिए। स्ट्रक्चर के बाद में दूसरा जाऊंगा मीनिंग पर, अर्थ पर जाऊंगा, खाली मीनिंग पर नहीं जाऊंगा। खाली मीनिंग के आधार पर अगर संरचना गलत है और खाली मीनिंग के आधार पर लूं तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे मैं आपके समक्ष एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने ये लिखा आपका, आई बॉय एम ए, ये लो। अब क्या है, मैं लड़का हूं एक, जोड़ के बोल दो कि मैं एक लड़का हूं, अर्थ के आधार पर समझ में आ रहा है मैं एक लड़का हूं। लेकिन ये बताओ ये कैसे सही हुआ है आपका, केवल सिमेंटिकली सही हुआ है, सिंटैक्टिकली तो सरासर गलत है। सिंटैक्टिकली तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आई एम ए बॉय, ऐसा वहां पर बनेगा। ठीक है, तो अब ये मीनिंग में भी सही है और संरचना में भी सही है। ठीक है, ये भले ही आपका वहां पर मीनिंग में सही हो सकता है लेकिन संरचना में सही नहीं है। इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय केवल किस में रख दिया, चेंज में रख दिया, तब जाके इसे दिया। अब तो क्लियर हुआ होगा बेटा, और अब भी नहीं हुआ है तो मेरे पास फिर सेंड करना, और दो रास्ते हैं, या तो तथाकथित लोगों का विश्वास करो या अपने बड़े भाई का विश्वास करो। ठीक है, फिर होता है तर्क का वितर्क दिया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, सबूत दिया जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि मूर्खता के तर्कों पर कोई भी तर्क का कुतर्क देना गलत होता है। कुतर्कों का तर्क तो कभी मिल ही नहीं सकता है। किसी ने कह दिया कि भाई ये देखो ये डिजिटल बोर्ड नहीं साहब क्या है, हाथी है, तो है भाई, मैं मानता हूं है, आपको हाथी दिख रहा तो है, ठीक है, मुझे तो डिजिटल बोर्ड ही दिख रहा है आपका। तो ये चीज आप अधूरे ज्ञान के साथ में ना लाएं। ठीक है, क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अध जल गगरी हलकत जाए, ये बार बार कहता हूं आपका। अगले सवाल पे आ जाओ, बहस का मुद्दा था, बढ़िया तरीके से सोल्यूशन हुआ आपका, लेकिन इसमें एक चीज और रखना, इसके संभावित दूसरे आंसर्स भी आ सकते हैं बेटा। मैंने कुछ बच्चों को वहां पर व्हाट्सएप पे बता भी दिए आपका, मैं चेक करता हूं आपका यहां पर कौन से बच्चे हैं, उनको वहां पर इसमें व्हाट्सएप पे मैंने बताया है आपका, उनको ये भी कहा है कि बेटा इसका आंसर इसके अलावा भी आपके पास में रह सकता है। हाँ जी, ये चेट मुझे वहां पर आपका मिल रही है, मैंने बच्चे को ये लिख के भी दिया है कि अब उनको कौन समझाए कि उनके सवाल का करेक्ट आंसर ये होता है। ठीक है, और आंसर इन बच्चों को दिया कि नो वन एक्सेप्ट रमेश वाज प्रेजेंट देयर। सबसे बेस्ट आंसर इसका ये बनना चाहिए जो उन्होंने दिया ही नहीं आपका, इस तरीके से बनेगा, नो वन एक्सेप्ट रमेश वॉज प्रेजेंट देयर। ठीक है, रमेश के सिवाय कोई भी वहां उपस्थित नहीं था। ये बेटा 24/24 कैरेट वाला 100%, ये तो उन्होंने दिया ही। ठीक है, मारवाड़ी में चूंटियों घी जम्मा देशी, ठीक है, कोई मिलावट नहीं है आपका वहां पर। इसके अलावा भी मैंने बच्चे को यहां बोला, देखो मैंने आपके सामने यहां पर ये निकाल रखा है, ये वाला पार्ट, ये भी बच्चे को मैंने बताया है कि नोबडी वाज प्रेजेंट देयर एक्सेप्ट रमेश। इसको आगे पीछे करना ना है, ठीक है, तो वहां पर ऐसा लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो इसमें आपका, नोबडी वाज प्रेजेंट देयर एक्सेप्ट रमेश। अब ये नहीं है ना, तब ये किस में जाता है आपका, नन बट में जाता है। ठीक है, लेकिन फिर गड़बड़ी कर रखी है, तो मैं तो ये देखूंगा ना, चार में से मेरे पास में एग्जैक्ट जो जैसे हैज है, हैज के साथ प्रेजेंट कैसे आया सा, रमेश के साथ वर्क कैसे आया, पूरा कट गया ना, तो वैसे ये जो पार्ट है कौन सा बताओ, इसको दोबारा अपन टिक मार्क कर लेते हैं। ये आर छोटा यहां पर कैसे आया, ये तो तीनों संरचना में ही गलत हो गए, तो सिमेंटिक तो जाने का मतलब नहीं है। सिमेंटिक तो अपन तब चलेंगे ना जब सिंटैक्टिकली वो क्या होता है आपका, करेक्ट होता है। चलो बहस काफी कर ली, अगले सवाल पे आओ। आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस
ये आपको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जवाब देना बेटा आपका वहां पर। तब तक थोड़ा बहुत पानी वानी में पीऊं, तब तक आप इसमें जवाब दोगे कि आप इस सेंटेंस का पैटर्न बताओ, इस संरचना है उसके आधार पर कि क्या बना है। दे पेंटेड द वॉल पिंक ऑफ जयपुर, ठीक है, उन्होंने वहां पर जयपुर शहर की दीवार है उसे गुलाबी रंग दिया, गुलाबी रंग से रंगा है। तो इसका जो आपका बनता है ना, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, अजंक्ट क्या है, या फिर वर्ब क्या है आपका, इसमें एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। इस तरीके से पैटर्न ऑफ द सेंटेंस पूछा है जो एसपीओसीए या एसवीओसीए इसके नाम से बेटा आपका जाना जाता है। एसपीओसीए या फिर बेटा क्या हो जाता है, एसवीओसीए। इनको मैं बोल देता हूं, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर है, ठीक है, और फिर यहां पर खाली प्रेडिकेट नहीं, खाली प्रेडिकेट तो विधेय हो जाएगा अलग, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अजंक्ट, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और अजंक्ट, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के बराबर है और अजंक्ट बेटा आपका वहां पर एडवर्ब के बराबर है, ठीक है। तो 1 मिनट का इसमें गैप लेना, आप इसका आंसर देना, फिर मेरे वाले से मैच करना। बेटा जी जैसा आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग आपने इसका सवाल का आंसर छांट लिया होगा ना। अब इसमें एसपीओसी आपको बताना है, तो जो भी बच्चे ने सवाल पूछा कि दे पेंटेड द वॉल पिंक ऑफ जयपुर, एक्चुअल में ये क्वेश्चन बच्चे ने जो मुझे भेजा है ये सवाल था ही नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल में सवाल बेटा ये था, दे पेंटेड द वॉल पिंक, येलो, इतना ही सवाल था आपका, ठीक है। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, आपके सवाल हमारे जवाब वाला ऐसा आ जाता है ना, तो उसमें अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन डाल देते हैं आपका, और मॉडिफिकेशन डालने के बाद में क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि चलो टीचर को चेक ही कर लेते हैं, करो भाई, ठीक है, मैं तो खुद चाहता हूं कि चेक करो आप, ठीक, ताकि मैं भी तो कहते ना कि जो काम नहीं आता औजार वो भोंटा हो जाता है, तो मुझ जैसे बंदे को काम में लो ना यार, ठीक है। मैं भी धारदार रहूंगा, शार्प रहूंगा, मैं भी ब्लंट नहीं होऊंगा, और मुझे भी मजा आएगा। कुछ बच्चे तो हैं जो मुझे चेक करना चाह रहे हैं आपका। यहां देखो, इसमें ये जो दे है, दे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। पेंटेड यहां पर किसका काम कर रहा है, वर्ब का। वर्ब भी क्या है, ट्रेंजेडी वर्ब है। द वॉल इसमें क्या बता आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अकेला अगर मैं लेना चाहूंगा, ठीक है, तो वहां पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और पिंक है ना, पिंक कौन है, वॉल है, तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, कॉम्प्लीमेंट बन गया। और कॉम्प्लीमेंट किसका बताओ आपका, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। और ये जो अपने पास में ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसे ही दूसरे शब्दों में बेटा वहां पर ये नाम दिया जा सकता है, और नाम वहां पर क्या बन जाएगा बताओ आपका, एडजेक्टिव बन जाएगा, मतलब विशेषण बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो विशेषण बना है ना आपका, ये विशेषण कैसा वो भी सुनना आपका, वहां पर ये मॉडिफाइड एडजेक्टिव के रूप में आपका काउंट करवा दिया जाता है। ये ध्यान रखना है, इसे मॉडिफाइड जो आपका एडजेक्टिव है ना उसके तौर पर दिया जाता है। तो इसे अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि रिजल्टेटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ सकते हैं बेटा इसे आपका वहां पर, रिजल्टेटिव एडजेक्टिव, ऐसा भी इसका नाम वहां पर दिया जा सकता है। जिस बच्चे ने जिस तय तक जाकर इस सवाल को मॉडिफाई करने की कोशिश की है, उसी तय पर अपन जा रहे हैं। अब इसे जड़ तक अपन जाकर सोल्व वहां पर करने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज ये गौर करना आपका, इसमें जो सवाल अपने पास में दिया है ना, कौन से वाला आपका, शुरू से लिखकर उसको पढ़ना जरा। उसमें शुरू में तो दिक्कत नहीं आएगी, शुरू में तो एज इट इज चलेगा ना कि दे बेटा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। पेंटेड किसका काम कर रहा है, वर्ब का। द वॉल किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। लेकिन ये जो पिंक ऑफ जयपुर आ गया, ठीक है, ये एक तरीके से जो नेचर है टोटली ऑकवर्ड नेचर है। ऑकवर्ड नेचर का मतलब जो स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये बेटा नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि इंग्लिश में यूज नहीं हो सकता, बिल्कुल यूज होता है, ठीक है। इसे मैं मना करके आपका इतिश्री नहीं कर सकता, मैं इसे मना करके आपको च्युइंगम नहीं दे सकता, गोली नहीं दे सकता कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है इंग्लिश में, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है आपका, ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है। इसे बोलने में स्पोकन नेचर में काम में लेते हैं, रिटन प्लस स्पोकन में लेंगे तब ये जाकर अच्छा वहां पर माना नहीं जाता है। अब बच्चे ने पूछ ही लिया तो इसको अपन तोड़ के देखते हैं कि पिंक ऑफ जयपुर के लिए अपन बोलेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट या रिजल्टेटिव एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाएगा, ठीक है। ये गौर करना, ये अकेला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये क्या बताओ आपका वहां पर एक तरीके से रिजल्टेटिव, रिजल्टेटिव जो मैंने वहां भी काम में लिया है, एडजेक्टिव कह सकते हैं, या फिर इसे बेटा क्या कह दीजिएगा आपका, रिजल्टेटिव आपका कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। और साथ में ये खाली एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट नहीं है बेटा, उसका पूरा बताओ क्या है आपका, फ्रेज है। तो इसे मैं ऐसा लिखूंगा, आरसीपी, रिजल्टेटिव कॉम्प्लीमेंट फ्रेज या रिजल्टेटिव एडजेक्टिव फ्रेज, ऐसा इसे पढ़ा जाएगा। कभी आरपीएससी इन सवालों पे जाती नहीं है, सिर्फ पिंक तक वहां पर छोड़ेगी। अगर उसे करना ही होगा, आरपीएससी को वहां पर करना होगा, तो ये जो आपका फ्रेज है इसके साथ में इशू क्या है, इसको चेक करना। बताओ फ्रेज बेटा इसमें क्या है, पिंक ऑफ जयपुर है, ठीक है। ये वाला इसमें क्या आ गया बताओ आपका, फ्रेज आ गया है। ये एक्चुअल में एक फ्रेज है। अब इस फ्रेज के साथ में इशू क्या बन रहा है, इसके साथ में मसला क्या बन रहा है, उसको बेटा आप वहां पर चेक
कर लीजिएगा। एक्चुअल में ये पार्ट ऑप्शनल स्टेट का है, आप यूज करें चाहे ना करें। क्यों? क्योंकि ए बिट मोर ये आंशिक तौर पर हल्का सा क्या है आपका, पोइटिक है। ठीक है, ए बिट मोर ऑफ पोइटिक, ऐसा लगता है जैसे पोइट्री में आपके काव्य में पद्य में से ज्यादा आपका काम में लिया जाता है, वहां काम में आ सकता है। या फिर इसका यूज बेटा कैसा हो सकता है, लिटरेरी, मतलब साहित्यिक प्रयोग हो सकता है, ग्रामेटिकल में नहीं आएगा। ये आपका वहां पर फंक्शनल ग्रामर में काउंट नहीं होता है, नोशनल जो ग्रामर है वहां पर इसे आपका काउंट किया जा सकता है। और इसके अलावा भी आप देखें तो वहां पर अगला पार्ट है, ऐसा इसका लिखा क्या जाना चाहिए वो पढ़ के बताता हूं आपका, वो लिख भी लें आप वहां पर। ये ऐसा होगा, दे पेंटेड द वॉल जयपुर पिंक। ठीक है, और वहां पर इनके साथ में जोड़ दीजिएगा, यानी अच्छा सेंटेंस बच्चे को यह बनाना चाहिए था, दे पेंटेड द वॉल इन जयपुर पिंक। ये लो, इस तरीके से बच्चे को सवाल बनाना चाहिए। तब क्या बनता, सब्जेक्ट बन जाता, पेंटेड यहां वर्ब बन जाता, द वॉल यहां पर आपका ऑब्जेक्ट बन जाता, ये आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाता, और ये आपका बेटा अजंक्ट या फिर आपका एडवर्ब वहां पर बन जाता, प्लेस का एडवर्ब वहां पर देखने को मिलता। ठीक है, अब अगली बात में यहां पर आते हैं, इस ऑकवर्ड नेचर है, इसको खत्म करने के लिए तो वो इतना ध्यान रखना कि ये जो अपने पास में पार्ट आता है वो डेस्क्रिप्टिव कलर फ्रेज में बन जाता, मतलब वर्णन करने के लिए आपका। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, दे पेंटेड द वॉल जयपुर पिंक। ठीक है, इनको हटाकर भी बना सकते हैं, इसका एक पैटर्न ऐसा भी आ सकता है, दे पेंटेड द वॉल जयपुर पिंक। अगर इसको लेते हैं तो ये भी तो नॉन स्टैंडर्ड में चलेगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया। अब ये जयपुर पिंक आया ना, ये एक अलग फ्रेज बन गई है। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा आपका बेटा, वहां पर डेस्क्रिप्टिव कलर फ्रेज में आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों साथ में काउंट होंगे आपका। ठीक है, और इसे ऐसा लिखा जाएगा, डेस्क्रिप्टिव। अब आप देखो एक बच्चे ने क्या सवाल पूछा और मैंने कहां तक आपको समझा दिया, डेस्क्रिप्टिव कलर फ्रेज, ये लो। ठीक है, तो बच्चे को फिर मैं राय दूंगा, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा है, नाम अनाउंस नहीं करूंगा। कई बार बच्चे का गलत सवाल आ जाता तो नाम अनाउंस करने में बच्चा थोड़ा सा वो इंफीरियर हो जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसको नीचा देखना पड़ जाता, तो वो काम कतई नहीं करता। मैं बड़ाई वाला नाम जरूर बोलूंगा आपका, ठीक है, बुराई वाला नाम नहीं बोलूंगा। हाँ, तथाकथित कह के काम चला दूंगा आपका कि उसमें इनडायरेक्टली कह सकता हूं। तो यहां देखो, दे पेंटेड द वॉल, यहां जो सवाल था आरपीएससी का, वो सवाल ये था, यहां पिंक नहीं था, यहां क्या था बेटा आपका, वहां पर ग्रीन था, ये लो। ठीक है, ऐसा आरपीएससी ग्रेड 2 में सवाल पूछ चुकी है। ठीक है, तो बस वो वहीं तक बनता है, ये पिंक ऑफ जयपुर, जयपुर आओ पिंक है, पिंक जयपुर है, इस तरीके से वहां पर सवाल कभी पूछे नहीं जाते हैं। और मान लो आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़े कि सर मैं टीचर बन गया, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, तो ये पूरा पोस्टमार्टम बेटा मैंने करके आपको दे दिया है। एंड इट इज चैलेंजिएबल नहीं है, नॉन चैलेंजिएबल। अब कहीं जाके पढ़ाइए, आपको कोई इस पे क्वेश्चन नहीं लगाएगा। अगला लो, इसमें ये हमारे दो प्यारे विद्यार्थी हैं, आपका गौरव नाम से आपका और साथ में कृष्ण नाम से। ठीक है, उन दोनों का सवाल वहां वो डिस्कस कर रहे थे, तो सवाल गौरव की तरफ से आए, तो मैंने कहा बेटा फोन पे की नहीं समझ में आएगा, मैं इसको किसी न किसी वीडियो में सोल्व करवा दूंगा। तो सवाल ये था कि सर डिफरेंशिएट, आप अंतर कीजिएगा बिटवीन, ठीक है, दो के बीच में, विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन जो काल है, और साथ में रिनाइसेंस एरा, ठीक है, पुनर्जागरण काल है आपका, एज फार एज जहां तक रिलीजियस एंड साइंस आर कंसर्न। ठीक है, तो यहां पर गौर करना, इस वाले मैनर में आप देखते हैं तो एक चीज आपको परखनी है बेटा। ठीक है, कौन सी परखनी है कि इसमें धर्म और विज्ञान है, उसके मसले पर आपको इसमें बताना है कि दोनों में इसका रोल वहां क्या बनता है। ठीक है, एज फार एज रिलीजियन एंड साइंस आर कंसर्न, जहां तक धर्म और विज्ञान का सवाल है, तो उस हालात में विक्टोरिया का जो आपका युग रहा है, विक्टोरियन एरा रहा है, और रिनाइसेंस जो पुनर्जागरण वाला है, उनके बीच में क्या अंतर रहा है। तो पहले आप सोचो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो देखिए इसमें जरा बेटा, आपने जवाब वहां पर इसका दिया होगा। एक्चुअल में इसमें कंफ्यूजन आपका, वो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। विक्टोरियन एरा एक्चुअल में बार बार हमारा एक प्यारा विद्यार्थी रहा, पंकज नाम से, पंकज गोदारा, उनको तो सवाल वहां पर क्लास में जब भी ये आता तो उनसे ये पूछता ही था, छोटे भाई बताओ, सारी क्लास हंसने लग जाती थी कि सर विक्टोरियन मतलब पंकज हो गया आपका। तो यहां पर गौर करो, विक्टोरियन एरा है 1837 से 1901, 1837 से 1901 वाला, और ये जो रिनाइसेंस वाला पार्ट है लंबा पीरियड है। ये एक्चुअल में बेटा वहां पर 13th भी है, ये एक्चुअल में 14th भी है, यहां से लेके ये 16th और 17th यहां तक चला जाता है। ठीक है, एक लंबा चौड़ा काल है। तो रिनाइसेंस है, उसमें रिलीजियन प्रभावी था, धर्म काफी ज्यादा प्रभावी था आपका वहां पर। ठीक है, धर्म में सुधार की बात भी की गई,
साइंस है उसके लिए जगह भी छोड़ी गई। अब सवाल गौरव का क्या था कि सर ये तो हमारे समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यहां पर रिलीजियन है उसको आपने देखा, बिल्कुल ठीक है, रिलीजन की कमियां हैं उनको सुधारने की बात भी कही गई, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं साइंस के लिए लॉजिकली कुछ जगह भी वहां पर छोड़ी गई। अपन मानते हैं इन दोनों फैक्टर को, तो दोनों फैक्टर को सर विक्टोरियन में भी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो क्या वहां पर सवाल यह बनता है कि रिलीजियन है उसको वहां पर साइंस ने जड़ से उखाड़ कर फेंका क्या? यह सवाल गौरव का है, ठीक है, कि विक्टोरियन एरा में साइंस ने रिलीजियस नेचर है, रिलीजियन धर्म है, उसका खुल्लम खुल्ला विरोध किया क्या? नहीं बेटा, ठीक है, यहां पर इसका साइंस ने रिलीजियन का अपोजिशन किया, अपोज किया, विरोध किया, लेकिन विरोध कैसे किया? इंप्लिसिट किया। इंप्लिसिट का मतलब अंतर्निहित तौर पर किया, और इसे एक्चुअल में रिलीजियस नेचर को क्या बनाना चाह रहे थे बताओ? आपका वहां पर स्पिरिचुअल बनाना चाह रहे थे, आध्यात्मिक। मतलब इसके विकार, इसकी कमियां, इसके डिमेरिट्स हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसके जो माइनस हैं, इसके नेगेटिव्स हैं, आपकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसमें सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास है, आडंबर है, दिखावा है, उसी तो इन्होंने क्या किया बेटा? आपका बाहर किया, ठीक है। और सुधारात्मक प्रवृत्ति में मतलब एक तरीके से जो आपका रिनाइसेंस ने किया था ना, कौन सा? ह्यूमनिज्म, मतलब मनुष्य है उसकी खातिर किया, ठीक है, वैसा ही पैटर्न अपने को यहां पर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जड़ से उखाड़ने वाली चीजें इसमें नहीं है, मतलब सुधारात्मक प्रवृत्ति है। तो इंप्लिसिट क्या है? अपोजिशन है, ठीक, अंतर्निहित तौर पर है, लेकिन खुलेआम ये नहीं कहा कि आप प्रकृति में ईश्वर को मानो ही मत, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रकृति में कोई ना कोई अलौकिक शक्ति है, ताकत है, जिसने ब्रह्मांड को चलाया है, लेकिन आपकी ताकत मतलब ईश्वर और भक्त के बीच में ये जो आपका बीच का पार्ट आ रहा है, ये बीच का पार्ट नहीं होना चाहिए, और है तो भलाई के लिए होना चाहिए, पैसे के लिए, आडंबर के लिए नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से गौरव को, कृष्ण को आराम से ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। इंप्लिसिट था, एक्सप्लिसिट नहीं था। मैं काट देता हूं इसमें, ये अपोजिशन है, वो एक्सप्लिसिट नहीं था। और हो सकता है काफी दिन पहले की बात होगी बेटा, आपने सवाल पूछा फोन पर, ठीक है, तो उस वक्त मैंने उस वक्त भी जवाब दिया था, लेकिन ये कहा था आपका कि चलो मुझे आप दोबारा याद दिला देना, या फिर मैं वीडियोस में निकाल लूंगा। तो फिर भी कुछ रह गया हो आपके डाउट तो मुझे टेक्स्ट करना बच्चा, दोनों आप, दोनों छोटे भाई, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन मुझे चाहिए, ठीक है। ये आपकी और मेरे दोनों के नाक का सवाल है, प्रेस्टीज का सवाल है, ठीक है। लेकिन आपका अगर क्लियर हो गया है तो वो भी बताओ, नहीं क्लियर हुआ है तो भी मुझे वहां पर बताओगे। तो आज की क्लास इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में अभी तक जितनी क्लासेस आई हैं, ठीक है, मुझे लगता है ये 41 वाला पार्ट, 41 नंबर वाला पार्ट है, उन पर सब पर एक तरफा भारी पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें सवाल धीरे धीरे आपके स्टैंडर्ड के आने लग गए ना। तो बेटा अब 4-5 दिन बचे, डालो सवाल वहां पर, दागो पे सवाल, ठीक है, और फिर मैं उनके जवाब विद एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर देता हूं। आप जो टाइप करोगे एज इट इज इस पे छाप देंगे बेटा, ठीक है। और उसमें गलतियां होंगी तो भी बताऊंगा, आपने सवाल में क्या गलतियां कर रखी हैं, अच्छा है तो बताऊंगा। जैसे लास्ट वाले 2-3 सवाल काफी अच्छे आए हैं, ठीक है, तो तबीयत हरी हो गई होगी, खुश हो गई वहां पर आपका इनको पढ़कर, ठीक है, कि सर अब हम डाउट में आने वाले नहीं है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुझे अपने सवाल भेजते रहिए और पढ़ते रहिए।